Hello students, I am Kamlesh and in this video we will discuss the characteristics of medieval English literature. ठीक है, तो हम इसके characteristics डिस्कस करेंगे. हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो इस वीडियो से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, तब जब भी आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो पाएंगे. ठीक है, तो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि एंगल, सैक्सन और जूट्स आए थे, वो इंग्लैंड के पार्ट में सेटल हुए थे और फिर उन्होंने ही इसका नेम और लैंग्वेज दी थी. मतलब उन्होंने ही आके इंग्लैंड बसाया था. किसने? एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स ने. और ये लोग आए कहाँ थे? ये लोग जर्मनी से आए थे. ठीक है. सो चौसर's पोइट्री मेड इंग्लिश द परफेक्ट मीडियम फॉर लिटरेचर. चौसर की कैंटरबरी टेल्स को भी हम रीड कर चुके थे. तो उस टाइम पे लिटरेचर लिखा कैसा कैसा गया था. देखिए, फिलॉसफी थी, रिलीजियस ट्रीटीज होती थी, लीगल टेक्स्ट होते थे, इमेजिनेशन यानी फिक्शनल वर्क्स बहुत सारा लिखा गया, पोइट्री, ड्रामा, रोमांस, एपिक प्रोज, हिस्ट्री, सब कुछ लिखा गया था. अब हम बात करते हैं कि एक टर्म यहाँ पे आई है, मिडल एजेस कंटेन एलिमेंट्स ऑफ मिथ, फेबल एंड लेजेंड. अब मिथ होता है कोई भी, जैसे मिथ, महाभारत रामायण क्या है हमारे लिए? एक मिथ है, वो माइथोलॉजिकल एक टेल है. और फेबल क्या होता है? फेबल होता है ऐसी कोई स्टोरी जिसमें हम एनिमल्स को कैरेक्टर्स के रूप में यूज़ करते हैं. जैसे आपने वो सुनी होगी, हेयर एंड टॉर्टोइस, खरगोश और कछुए वाली कहानी. तो ये इसमें क्या है? एनिमल्स हैं. ठीक है, और उन एनिमल्स में इंसानों वाले गुण दिखाए गए हैं. और ऐसी स्टोरीज का मकसद क्या होता है? हमें कोई मॉरल एजुकेशन देना. जैसे हेयर एंड टॉर्टोइस का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमारे अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए और हमारे अंदर मतलब इतना एटीट्यूड ना हो कि हम दूसरे को कमज़ोर समझें. ठीक है, तो ये होती हैं जी फेबल्स. ठीक है, अब उस टाइम पे लैंग्वेज कैसी होती थी और ऑडियंस कैसी होती थी? देखिए, बेसिकली लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश नहीं थी पहले, लेटिन या उसमें लिखा जाता था, लेटिन लैंग्वेज में लिखा जाता था. पर पोइट्स ने जो वर्नैकुलर होती है जो कॉमन लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है, उस लैंग्वेज को वर्नैकुलर बोलते हैं. वर्नैकुलर में लिखना कब शुरू किया था? 17वीं सेंचुरी से शुरू किया था. ठीक है, सो वर्नैकुलर लिटरेचर पॉपुलराइज हुआ ब्रिटेन में और किंगडम ऑफ वेसेक्स में. किसने किया इसको? अल्फ्रेड द ग्रेट ने. अल्फ्रेड द ग्रेट लोगों को एजुकेट करना चाहता था और लिटरेचर को आगे बढ़ाना चाहता था. ठीक है, तो इसने लोगों को मोटिवेट किया था वर्नैकुलर लैंग्वेज में लिखने के लिए. सो द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1066 में, से हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. इससे क्या हुआ था? इसने क्या किया? फ्रेंच एज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इसने इस्टेब्लिश कर दी. क्योंकि नॉर्मन्स कहाँ से आए थे? फ्रेंच से आए थे. तो इन्होंने लिटरेचर की लैंग्वेज फ्रेंच को बना दिया. ठीक है, और फिर ट्रांसफॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने ओल्ड से मिडिल में बना दिया. क्योंकि मिडिल से ओल्ड से मिडिल कैसे बनी? क्योंकि इसमें बहुत सारे धीरे धीरे चेंजेस होने लगे, लैंग्वेज इवॉल्व होने लगी. कुछ ये दूसरी लैंग्वेजेस से वर्ड्स लिए, जैसे कुछ एक फ्रेंच से आए, कुछ एक लेटिन से, इस तरह से. तो ये लैंग्वेज मिडिल इंग्लिश बनने लगी. स्टोरीज कैसे लिखी जाती थी? वर ओरिजिनली मिडिवल फॉकलोर टेल्स ट्रांसमिटेड ऑरली. मैंने बताया ना, स्टोरीज ऑरली ट्रांसमिट होती थी, मतलब बोल के सुनाई जाती थी, रिटन फॉर्म में नहीं थी. क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या थी? वो इलिटरेट थी. तो बुक्स कंटिन्यू टू बी रेड अलाउड टू ऑडियंस. तो उस टाइम पे क्या ट्रेंड था कि कोई भी बुक है जो काफ़ी सारी गैदरिंग को, ग्रुप ऑफ पीपल को बोल के सुनाई जाती थी. तो प्राइवेट रीडिंग के लिए बुक्स नहीं लिखी जाती थी. ऑथर्स को भी पता था कि मेरी बुक है वो लार्ज ऑडियंस को पढ़ के सुनाई जाती थी. तो उसी हिसाब से ऑथर लिखता था और यही एक लिटरेचर को ट्रांसमिट करने का मेन सोर्स था कि ग्रुप ऑफ पीपल को बिठा के वो बुक लाउडली पढ़ के उनको सुनाई जाती थी. तो लिटरेसी रेट फिर बढ़ने लगे, धीरे धीरे लोग पढ़े लिखे होने लगे. देखो, प्रिंटिंग प्रेस भी आ गई, ज़्यादा बुक्स अवेलेबल होने लगी. तो फिर अपने आप लोग पढ़ने लगे. जब अपने आप लोग पढ़ने लगे तो राइटर भी इस तरह की बुक्स लिखने लगे कि भी लोगों ने प्राइवेटली अपने यूज़ के लिए, अपने प्लेजर के लिए बुक्स को लिखना है. तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थॉमस मैलरी. थॉमस मैलरी ने जो ले मोटेडी अर्थर लिखी ना, ये इसने इंडिविजुअल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए पर्सनल मीनिंग और सिंबलिज्म इसने दिए. ऐसी बुक इसने लिखी जो कि इसको पता था कि लोग अपने पर्सनल प्लेजर के लिए इंडिविजुअली प्राइवेट प्लेस पे बैठ के इसको पढ़ने वाले हैं, मतलब ये लाउडली सबको नहीं सुनाया जाएगा. तो उस हिसाब से फिर ऑथर जो है वो लिखने लगे. अर्ली डेवलपमेंट कैसे हुआ हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारी पोएम थी वो ब्यूवोल्फ थी. तो इसमें कैसी इसके थीम्स थे, कैसा सब कुछ था. द स्टोरी टेलर वुड गैदर एन ऑडियंस, मैं पहले ही ये बता चुकी हूँ कि वो एक ऑडियंस को इकट्ठा करते थे, फिर अपनी टेल वो कहानी उन्हें सुनाते थे. ठीक है,
सो कोर्टली लव होता था, रोमांस होता था, बैलेट्स, लिरिक पोइट्री, डेली लाइफ के बारे में लिखा जाना, ठीक है। और पोइट्री वुड रिमेन द प्रेफर्ड मीडियम फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द मिडिल एजेस। और प्रॉपर्टी पोइट्री मेन इसका वो होता था लिखने का प्रोज की बजाय, ठीक है। लेकिन प्रोज को कब यूज़ करते थे? सिर्फ रिलीजियस और स्कॉलरली ऑडियंस के लिए। प्रोज लिखा जाता था सिर्फ धर्म के काम के लिए या फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए। अदरवाइज पोइट्री फॉर्म में ही सारा लिटरेचर उस टाइम पे लिखा जाता था, ठीक है। सो इनिशियली मिडिवल राइटर्स एनोनिमस होते थे। एनोनिमस मीन्स पता नहीं होता था कि कौन सी पोइम किसने लिखी है। स्क्राइब होता है, सपोज मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कोई पोइम लिखती हूँ, मैं उसको बोल देती हूँ, ठीक है। तो जैसे आप में से अगर कोई उसको मेरे लिए लिख के दे दे तो आप स्क्राइब हो गए, ठीक है। तो ये उस टाइम पर प्रोफेशनल लोग होते थे जो सिर्फ लिखने का काम करते थे, ठीक है। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से पहले भी अगर सपोज आपने एक बुक लिखी है और उसकी 10 कॉपियां बनानी है तो वो 10 की 10 हाथ से ही लिखी जाती थी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो ये एक प्रोफेशन था उस टाइम स्क्राइब करने का, कि आप बोलो और आपके लिए कोई आपकी वो पोएम लिख के दे देगा, ठीक है। और बदले में उसको फिर पे किया जाता था, तो वो होता था स्क्राइब्स। तो वो लोग, उनको स्टोरियाँ सुनाई जाती थी जो वो सुनते थे और फिर उसको वो रिटन फॉर्म में डाल देते थे, ठीक है। द एक्चुअल नेम्स ऑफ मैनी ऑफ मोस्ट ऑथर्स, मोस्ट फेमस राइटर्स ऑफ मिडिल एजेस आर स्टिल अननोन। क्योंकि उस टाइम पे अपना जो वर्क है, अपनी जो ओरिजिनल क्रिएशन है, उसको साइन करने का ट्रेंड नहीं था, ठीक है। सबसे पहला कौन सा पोएट था? कैडमन था, जिसने अपनी पोइम को साइन की थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। उससे पहले कोई भी ऑथर, कोई भी पोएट है, वो अपनी पोइट्री को या अपनी बुक को साइन नहीं करता था। उस टाइम ये ट्रेंड ही नहीं था, तो हमें नहीं पता चल पाया आज तक कि कौन सी बुक या कौन सी पोइम किसने लिखी है, ठीक है। मैरी डी फ्रांस, चरेटन डी ट्रॉयस, ये कुछ पेन नेम्स हैं जो लोग यूज़ करते थे। पेन नेम्स मीन जिन्होंने अपना नाम ना यूज़ करके कोई ऐसे नकली का ही नाम बना लेना और वो लिख देना कि इस बंदे ने ये बुक लिखी है। तो उस टाइम पे ये ट्रेंड होता था, ठीक है। सो इट वॉज नॉट अंटिल द 13th and 14th century CE दैट ऑथर्स बिगेन राइटिंग अंडर देयर ओन नेम्स। मतलब 13वीं-14वीं शताब्दी तक लोग अपने नाम के साथ अपनी क्रिएशंस नहीं लिखते थे, या तो वो उसको एनोनिमस लिखते थे या फिर कोई पेन नेम उसको दे देते थे, ठीक है। तो ये उसका अर्ली डेवलपमेंट था कि कैसे कैसे हुआ। और कौन कौन से फॉर्म्स थे? पोइट्री के अलावा ड्रामा, हिस्ट्री, फेबल्स सब लिखा जाता था, ठीक है। सो ड्रामा किस बारे में होता था? जीसस क्राइस्ट के बारे में होता था। जैसे मोरालिटी प्लेज लिखे जाते थे, मिस्ट्री प्लेज, लिटर्जिक प्लेज जो चर्च से रिलेटेड होते हैं, चर्च या चर्च के आसपास की बिल्डिंग में ही जो परफॉर्म किए जाते थे। तो यही इसके बेसिक थीम होते थे। जीसस क्राइस्ट का रेसुरेक्शन कैसे हुआ, उसको क्रूसीफाई किया गया, उस क्रॉस पे टांग के जब इसको मारा गया था तो वो क्रूसीफिकेशन कहलाता है। क्या क्या सफरिंग उन्होंने झेली, तो ये सारी चीज़ें जब एक्सप्लेन की जाती थी, इस तरह के प्लेज लिखे जाते थे। मोरालिटी प्ले मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जिसका जो हमें मॉरल इंस्ट्रक्शन देता है। मिस्ट्री प्ले जिसकी स्टोरी एज इट इज़ बाइबल से उठाई गई है। और मिरेकल प्ले होता है, एक मिरेकल होता है जो सेंट्स या महान लोगों की जिंदगी के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। सो ऐसा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? एवरी मैन, विच टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन फेसिंग डेथ, जो डेथ को फेस कर रहा है, ठीक है। यू कैन नॉट फाइंड एनी वन। अब वो अपने बहुत सारे दोस्तों को, जैसे सिन है, ब्रदरहुड है, ऑनेस्टी है, ऐसे कई कई सिंबल बना के कैरेक्टर बना दिए कि वो सबको पूछता है कि मेरे साथ कौन जाएगा। तो सबसे लास्ट में उसके साथ जाने के लिए कौन हाँ भरता है? सिर्फ गुड डीड है वो उसके साथ जाता है। तो ये एक सिंबल है, ये ड्रामा है, एक सिंबल है हमें ये समझाने का कि मरने के बाद सिर्फ अच्छे कर्म हमारे साथ जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया जी आपका ड्रामा किस तरह का था उस टाइम पे। मिस्ट्री प्लेस थे, लिटर्जिक प्लेस थे, मोरालिटी प्लेस थे और मिरेकल्स थे। नेक्स्ट है हिस्ट्रीज। हिस्ट्री कैसे लिखी जाती थी? जैसे कि ये बुक है ना, हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन। तो ऐसा नहीं है कि सच में उसकी हिस्ट्री है, बल्कि ये जो इसका ऑथर है उसकी इमेजिनेशन है। जॉफ्री ऑफ मनमथ की इमेजिनेशन है, रिटन इन लैटिन। जॉफ्री क्लेम टू बी ट्रांसलेटिंग एन एंशिएंट हिस्टोरिकल वर्क ही रिसेंटली डिस्कवर्ड। उसने क्या क्लेम किया कि मुझे तो एक बुक मिली है एंशिएंट हिस्ट्री की, मैंने उसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था। इनफैक्ट ही वॉज मेकिंग मोस्ट ऑफ स्टोरी अप। मेकिंग अप मीन्स उसकी स्टोरी फिक्शनल थी, उसने खुद इमेजिन करी थी of his own imagination and pieces in older actual histories which lent themselves to the tale he wanted to tell. उसने ये सारी स्टोरी बना के इस कहानी को सुनाया था। ये सच में किसी की हिस्ट्री नहीं थी, ये सिर्फ उसकी इमेजिनरी एक कहानी थी जो उसने लिखी थी। किंग अर्थर मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये फेवरेट सब्जेक्ट होता था लिखने के लिए।
So it is for this reason that Geoffrey of Monmouth is recognized as the father of Arthurian legend. सबसे पहले किंग अर्थर की स्टोरी इसने ही लिखी थी, इसीलिए जॉफ्री ऑफ मनमथ को फादर ऑफ अर्थरियन लेजेंड कहा जाता था, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऑथर्स ने किंग अर्थर और उसके राउंड टेबल और उसके नाइट्स के बारे में लिखा था। अब आ गया जी फेबल्स। फेबल्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं और उनको एंथ्रोमोर्फाइज्ड। एंथ्रोमोर्फाइज्ड मीन्स उनमें ह्यूमन ट्रेट्स डाल के, ह्यूमन ट्रेट्स मीन्स जैसे उनको बोलते हुए दिखाया जाएगा, चलते हुए, नाचते हुए, बातें करते हुए दिखाया जाएगा। तो ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जो एनिमल्स में दिखाई जाती थी, और इनका मकसद क्या होता था, जो हमारी ह्यूमैनिटी के कुछ एक एस्पेक्ट्स हैं उनका मजाक बनाना या एक स्टैंडर्ड एनकरेज करना, हमारे बिहेवियर को सुधारना, ये इनका मकसद होता था। ठीक है, जैसे एक है ये रेनर्ड फॉट इन इसेनग्रिम द वोल्फ। एक ये कहानी उस टाइम पे बहुत फेमस थी, जो रेनर्ड द फॉक्स इसके कैरेक्टर थे, मतलब लोमड़ी एक रेनर्ड है और दूसरा कैरेक्टर है इसेनग्राम द वॉल्फ। तो इन दोनों कैरेक्टर्स पे बहुत सारी स्टोरीज उस टाइम लिखी गई थी। जैसे एक स्टोरी का यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन है, हाउ रेनर्ड फॉट इसेनग्रिम द वॉल्फ। इसेनग्रिम चैलेंजेस रेनर्ड टू अ फाइट टू द डेथ टू विन द फेवर ऑफ द किंग। अब देखो इस स्टोरी में क्या था, ये जो इसेनग्रिम है ना, ये इसको फॉक्स को क्या बोलते हैं, चैलेंज करता है कि हम दोनों लड़ाई करते हैं और जब एक जना दूसरे को मार देगा ना तो वो विनर बन जाएगा, मतलब हम दोनों में से एक जब खत्म हो जाएगा तब वो स्टोरी खत्म होगी। तो अब फॉक्स को पता था कि इसमें उतना फिजिकल स्टैमिना नहीं था। वोल्फ होता है भेड़िया और फॉक्स होता है बेटा क्या बोलते हैं, लोमड़ी। ठीक है, तो लोमड़ी वैसे चालाक होती है, लेकिन इसको पता है कि वोल्फ के जितना मेरे अंदर स्टैमिना नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये अपने आंटी के पास गई हेल्प के लिए। उसकी आंटी ने इसका सारा जो फर था ना वो रिमूव कर दिया, शेव ऑफ कर दिया, और इसको ना स्लिक फैट मतलब चिकनी सी फैट उसके ऊपर चढ़ा दी, ताकि जब लड़ाई हुई ना तो जो वुल्फ था वो इसको कैच ही नहीं कर पाया, उसको होल्ड नहीं कर पाया। और फिर कौन जीता, ऑब्वियसली रेनर जीता, द फॉक्स, क्योंकि इसने दिमाग लगाया। तो इस तरह की फेबल्स होती थी जिसमें अंडरडॉग कम्स आउट अ विनर। अंडरडॉग मीन्स जिसको पहले कमज़ोर माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि ये तो जब लड़ेगा तो हार ही जाएगा, लेकिन वो अंडरडॉग मतलब प्रूव करता है खुद को, छुपा रुस्तम जिसे बोलते हैं, और लास्ट में वो विनर बन जाता है। तो इस तरह की फेबल्स उस टाइम पे बहुत फेमस होती थी। अब जी पोइटिक फॉर्म्स एंड फेमस वर्क्स कौन कौन से थे, जैसे कैडमिन्स हिम है, ये बात देखो यहाँ पे आ गई। द अर्लीस्ट पोएम इन इंग्लिश हुज ऑथर इज नॉन, जिसका हमें पता है वो कैडमिन है, क्योंकि कैडमिन पहला था जिसने अपनी पोइट्री को साइन किया था। ठीक है, विच इज़ अ सिंपल, अब इसके जो इस हिम है इसमें था क्या, इट इज़ अ सिंपल हिम प्रेजिंग गॉड कंपोज्ड बाय एन इलिटरेट शेफर्ड। ठीक है, ये कैडमिन खुद इलिटरेट था, और किसने लिख के दी थी, ये बीड ने लिखी थी इसके लिए। हु हर्ड इट संग टू हिम इन अ विजन, हिज सॉन्ग वॉज रिटन डाउन इन ओल्ड इंग्लिश बाय एन अननेम्ड स्क्राइब एट विटबी एबे। ठीक है, अब ये कहता था कि मुझे भी एक शेफर्ड के बारे में सपना आया, और उस सपने में जो जो हुआ मैंने वो सारा चीज़ लिख दिया, मतलब ड्रीम विजन। उस टाइम के बहुत सारे ऑथर कोई भी पोइट या कोई भी बुक लिख के ये क्लेम करते थे, ये दावा करते थे कि ये मुझे सपना आया था और वो सपना एज इट इज़ मैंने लिख दिया। तो ड्रीम विजन उस टाइम का एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपका। ठीक है, जैसे एक ये है, द सिंपल ब्यूटी ऑफ दिस अर्ली वर्स बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, इसके जो लैंग्वेज थी वो इतनी सिंपल और इतनी ब्यूटीफुल थी कि एक स्टैंडर्ड ही सेट हो गया ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का। एंड एविडेंट इन वर्क्स लाइक ड्रीम ऑफ रूड, ये ड्रीम ऑफ रूड और द बैटल ऑफ मैल्डन, ये भी उस टाइम की दो पोइम्स हैं, द ड्रीम ऑफ रूड एंड द बैटल ऑफ मैल्डन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूवोल्फ के बारे में, ब्यूवोल्फ का डिस्क्रिप्शन। बिटवीन दीज टू वर्क्स epic masterpiece Beowulf was written which relies on the same cadence of alliterative again अनुप्रास अलंकार जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। Beowulf बहुत ये पॉपुलर हुई थी। The story is the epic tale of a lone hero facing down and defeating the dark monster। ये कैसे हीरो की कहानी जो एक मॉन्स्टर का सामना करता है और कैसे अपने लोगों को, अपने लैंड के लोगों को बचाता है, वो उनको डराता था, थ्रेटन मीन्स डराता था। ठीक है, तो कैसे उसको मॉन्स्टर को मार के वो अपने लोगों को सेव करता है, ये इसकी स्टोरी है। इसके बाद में ये थोड़ा फ्रेंच का डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ से, फ्रेंच वर्क द सॉन्ग ऑफ रोलैंड। इसकी बाद में बहुत सी कॉपी हुई, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बाद में और लिखा। ठीक है, चार्ले मैग्ने एक बहुत फेमस कैरेक्टर था, ये भी फ्रांस का था, किंग अर्थर की तरह। इस पर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी पोइट्री और अपना वर्स इस पर लिखा। रोमांसेस कैसे थे,
ये अरिस्टोक्रेसी मतलब बड़े खानदानों में ये ज़्यादा फेमस थे। बिगेन टू फ्लरिश इन द, ये 12th सेंचुरी में ज़्यादा फ्लरिश होना शुरू हुए, ज़्यादा ग्रो अप इन्होंने किया। क्रेटियन डी ट्रॉयस, ये मैरी डी शैम्पेन का दरबारी कवि था, ठीक है। क्या था? पोर्ट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट मीन्स उसका दरबारी कवि था। और ये किसके लिए जाना जाता था? अपने रोमांटिक पोइट्स, और सर्टनली उनके बीच में ये बहुत ज़्यादा फेमस था। तो इसकी जो पोएम थी ये किसके बारे में थी? डैमजिल। डैमजिल होती है यंग अनमैरिड वुमन, नौजवान लड़की। डिस्ट्रेस मतलब वो दुखी है, और फिर कैसे उसका ब्रेव नाइट आता है, उसको बचाता है, और उसे फिर वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, और इस तरह की स्टोरी होती थी डैमजिल इन डिस्ट्रेस की। रोमांस जॉनरा में क्या था? मिडिवल चर्च, मतलब चर्च की ज़्यादा करके स्टोरी होती थी। रिलीजियस इसका थीम होता था, ठीक है। और प्यार को कैसा दिखाया जाता था? ट्रू लव कैन नेवर लास्ट और इज़ अनअटेनेबल। जो सच्चा प्यार है वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता और उसे पाया नहीं जा सकता, अनअटेनेबल। तो रोमांटिक स्टोरीज कैसी होती थी? एट द एंड ऑफ द स्टोरी वन और बोथ ऑफ द लवर्स डाई और मस्ट पार्ट, मतलब वो तो मर जाते थे या अलग अलग हो जाते थे, मतलब हैप्पी एंडिंग कभी नहीं इसकी होती थी, ठीक है। तो ये इसी का कुछ आगे डिस्क्रिप्शन है। द डैमजल इन डिस्ट्रेस कौन है जो हमने यहाँ पे बात की थी? ये सोफिया है। सोफिया कोई गॉडेस थी उस टाइम पे, उसका ये लोग डिस्क्रिप्शन करके ये सारी जो इस पे प्रोज है या पोइट्री है ये सारे लिखते थे। तो इसको आप आसानी से रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। ये जो बुक्स हैं या ऑथर्स हैं इनको आपने याद करना होगा। नेक्स्ट है जॉफ्री चॉसर। अब आ गया 14th सेंचुरी, मिडिवल व्यू ऑफ वुमेन एज प्रॉपर्टी। अब देखिए पहले हमने बात की थी ना कि वुमेन को प्रॉपर्टी की तरह प्रेजेंट किया जाता था, मतलब सेक्सुअल प्लेजर के लिए इसे सिर्फ यूज़ किया जाता था। इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं था, कोई ऐसे नहीं माना जाता था कि ये भी चलो इसके भी कोई इमोशन होंगे, इसकी भी कोई फीलिंग है, इसकी कोई तकलीफ है, वो सब नहीं देखा जाता। लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब 14th सेंचुरी के बाद ये लोगों का जो पर्सपेक्टिव है ये चेंज होने लगा था। हमने पहले भी बात करी थी कि कैंटरबरी टेल्स में जॉफ्री चॉसर ने एक ऐसा कैरेक्टर इसने पोर्ट्रे किया था, वाइफ ऑफ बाथ। इसको कैसे दिखाया था? मोर राउंडेड कंप्लीट इंडिविजुअल, मतलब इस जिसने हु ऑव्स हर कॉम्पोजिशन एज मच टू द फ्रेंच फैब्रिक्स। और इसकी स्टोरी का इंस्पिरेशन इसने कहाँ से लिया था? फ्रेंच स्टोरी से लिया था, मतलब वहाँ से ये कैरेक्टर उठा के इसने अपने बुक कैंटरबरी टेल्स में प्रेजेंट किया था। और इसको एक पावरफुल औरत के रूप में दिखाया गया था, ना कि कमज़ोर और सब्जर्विएंट, ठीक है। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ वुमेनहुड रिलैक्सेस इज एपिक्स इन द पोइट्री ऑफ पेट्रार्क। मतलब जो वुमेनहुड को सबसे अच्छा पोर्ट्रेयल किस में मिला था? पेट्रार्क की पोइट्री में मिला था। मतलब इसने सबसे ज़्यादा अच्छे ऊंचे दर्जे पे औरत को प्रेजेंट किया था, उसमें सारी क्वालिटीज़ बताई थी। उसको वीक या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए नहीं, बल्कि सच में एक क्या रीच्ड इट्स एपिक, मतलब इसमें जितना अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशन था ना, इससे पहले वो कभी नहीं था, ठीक है। हु सोनेट्स टू द पर्सोना ऑफ लॉरा, इसने किस पे लिखे थे? लॉरा पे। कंटिन्यू टू रेजोनेट, रेजोनेट मतलब इन मॉडर्न डे, मतलब मॉडर्न डे आज के दिन तक इसकी गूंज है कि उसने कितना अच्छे से, कितना गुड बुक्स में इसको प्रेजेंट किया था। कौन से कैरेक्टर को? लोरा को, ठीक है। तो नेक्स्ट है while the romances entertained and edified, another genre sought to elevate and console the high medieval dream vision। मैंने पहले भी बताया था ना कि ड्रीम विजन उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था। मतलब ऑथर्स या जो स्टोरी राइटर्स थे वो बोलते थे कि मुझे सपना आया और मैंने उसको लिख दिया। तो कौन कौन सी बुक है? जैसे पर्ल है, पर्ल पोइट की, पियर्स प्लोमैन है लैंगलैंड की, चौसर की बुक ऑफ डचेस है, जॉफ्री चौसर जिसने कैंटरबरी टेल्स लिखी है उसी की ये बुक है अगली, बुक ऑफ डचेस। ये सारों ने क्लेम किया था कि ये सारे हमें ड्रीम आए थे और हम उसी ड्रीम को हमने एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। अब पर्ल में क्या था कि नरेटर है, उसकी बेटी का उसे लॉस हो गया है, फिर उसके बारे में रोता है, फिर उसे एक ड्रीम आता है, उसमें कोई उसे पीजेंट मिलता है, वो कहता है कि नहीं नहीं तुम्हारी बेटी बहुत सेफ है। फिर वो अपने उस ड्रीम में उस शेफर्ड्स के साथ जाता है, हेवन में जाता है, पर्ल को देखता है, मिलता है, तो उसे लगता है कि हाँ पर्ल जो मेरी बेटी है वो सचमुच सेफ है। तो ये वो सारा क्या कहता है कि मुझे ये सपना आया था ऐसे ऐसे और मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। पियर्स प्लोमैन भी में भी ऐसे ही है, उसमें भी भगवान के गुडनेस और लव को दिखाया गया है, किसके थ्रू?
विल के थ्रू। एक इसमें पियर्स कैरेक्टर है, एक इसमें विल है और एक इसमें प्लोमैन आएगा। हु इज टेकन ऑन अ जर्नी इन हिज ड्रीम्स इन विच, अब जो ये विल है ये एक जर्नी पे जाता है अपने ड्रीम में, इन विच ही मीट्स द गुड प्लोमैन पियर्स। विल किससे मिलता है? पियर्स से मिलता है, जो कि पियर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब विल जो एक आम आदमी है वो किससे मिलता है? भगवान से मिलता है। भगवान किस रूप में उसको मिलते हैं? पियर्स के रूप में मिलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है चौसर की द बुक ऑफ डचेस। बुक ऑफ डचेस में क्या था? इसमें रिलीजियस थीम नहीं था बेटा, डिपार्ट्स फ्रॉम द रिलीजियस थीम। ये रिलीजियस थीम से अलग होके किस पे फोकस कर रही है? ग्रीफ और लॉस पे, ठीक है, कि क्या दुख होता है, क्या तकलीफ होती है किसी की ज़िंदगी में और इंसान कैसे उसके साथ फिर जीता है। इन दिस वर्क द नरेटर्स ट्रू लव हैज़ लेफ्ट हिम, उसके प्यार ने उसे छोड़ दिया है। एंड ही हैज़ बीन अनेबल टू स्लीप फॉर ईयर्स, वो कई सालों तक सो नहीं पाता। फिर वो एक बुक पढ़ रहा है किसी की, दो लवर्स के बारे में है वो बुक, और पढ़ते पढ़ते वो सो गया। ही फॉल्स एस्लीप एंड ड्रीम्स ही मीट्स अ ब्लैक नाइट इन द वुड्स। उसको सपना आता है। फिर क्या सपना आता है? कि वो सपने में ब्लैक नाइट से मिला था। हु टेल्स हिम ऑफ हिज ऑन ट्रू लव, जो अपने सच्चे प्यार के बारे में उसको एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो खुश खुश रहते थे, एक साथ रहते थे, और फाइनली जब दुख हुआ, उसकी वाइफ मर गई, तो ये सारी चीज़ें वो किस में देखता है? सपने में देखता है। सो द पोएम एक्सप्लोर्स अ सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ कोर्टली लव रोमांसेस, वाज इट बेटर टू लूज अ लवर टू डेथ और इनफिडेलिटी। तो इसमें एक क्वेश्चन किया गया था कि क्या आपका प्यार मर जाए वो ज़्यादा अच्छा है या आपका प्यार आपको धोखा दे दे वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह के लव थीम पे पोइट्री लिखी जाती थी। और ड्रीम विजन, मतलब जो ऑथर है वो कहता था कि ये मैंने ड्रीम देखा और फिर मैंने एज इट इज़ उसको लिख दिया। और ड्रीम विजन अपनी हाइट पे कब पहुंचा? जब दांते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी लिखी। तो दांते ने भी यही बोला था, जिसमें इसने हल, परगेटरी और मतलब हेल की, अर्थ की और हेवन की इसने यात्रा की थी। और बाद में इसने बोला कि ये सारा मैंने ऐसे ऐसे सपने में देखा था और उसी स्टोरी को मैंने फिर लिख दिया। अब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के? इम्पर्सनैलिटी, एनोनिमिटी, ये हम पहले भी कर चुके हैं क्योंकि एनोनिमस हैं, बहुत सारे ऑथर्स अननोन है। आज तक हमें नहीं पता कि पर्टिकुलर पोएम किसने लिखी है, क्योंकि उस टाइम पे साइन करने का ट्रेंड नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ऑरल फॉर्म में ज़्यादा होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव स्टोरीज। स्टोरीज को कहीं और से डिराइव किया जाता था, मतलब लेटिन वर्क से, ओल्ड क्लासिकल वर्क से, जैसे होमर के इलियड से ट्रॉय को लिया गया और फिर दूसरी बुक्स में से कोई टॉपिक उठा के उन पे लिखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियसिटी। ये हम बार बार कर चुके हैं कि उस टाइम पे थीम कैसे होते थे? रिलीजियस थीम होते थे, गॉड के बारे में लिखा जाता था। ऑरल क्वालिटी, ऑरल क्यों? क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो रिटन फॉर्म में तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए उस टाइम का लिटरेचर क्या होता था? ऑरल क्वालिटी का होता था। कोर्टली लव है, ऐसे नाइट को दिखाया जाता था जो नोबल क्लास की लड़की से प्यार में पड़ जाता है और कैसे फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो एक दूसरे का प्यार पाते हैं या नहीं पाते, इस तरह की स्टोरी होती थी। शिवलरी, मतलब इन मेल को सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ के साथ, मतलब वो मस्कुलिन है, उसमें ब्रेन भी है, वो इमोशनल भी है, उसमें मॉरल एटिकेट्स भी हैं, सब गुणों से संपूर्ण उसको दिखाया जाता था, तो दैट इज़ कॉल्ड शिवलरी। रोमांस बहुत है, रोमांस मीन्स जिसमें एडवेंचर्स भी हैं, वो रोमांस होगा यहाँ पे। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ग्रीन नाइट, किंग हॉर्न, एथलेस्टन, गैमलिन्सर, ऑर्फियो और बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मिडिवल रोमांस। नेक्स्ट है इंफ्रा लिटरेरी। इंफ्रा लिटरेरी मीन्स लो क्वालिटी का लिटरेचर था उस टाइम पे, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखा नहीं गया था, ठीक है, और जो भी लिखा गया इतना ऊंचे दर्जे का नहीं था, इसलिए उस लिटरेचर को इंफ्रा लिटरेरी माना जाता है, ठीक है। कुछ एक बुक्स को छोड़ के, जैसे और चौसर की कैंटरबरी टेल्स है, कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, बट ऑल इन ऑल इतना अच्छा लिटरेचर उस टाइम पे नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में वही सारी चीज़ें आएंगी कि 3 इसके पार्ट्स थे, ये सारे फीमेल क्रिश्चियन मिस्टिक्स एज जूलियन ऑफ नॉर्विक, कैथरीन ऑफ सिएना, बोथ रिलेटेड देयर विजन्स इन प्रोज एंड मार्गरी कैंपे। तो ये सारा ऑल इन ऑल क्या हमने इसमें अभी स्टडी किया है, ये सारा इसके कंक्लूजन में आ जाएगा। तो इस तरह से एक एक पॉइंट्स को उठा के आपको 2-2 नंबर वालों में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपको कि उस टाइम पे डेवलपमेंट कैसा था, कौन कौन से फॉर्म्स में लिटरेचर लिखा जाता था, या फेमस वर्क्स कौन से थे, फ्रेंच वर्क्स कौन से थे जो फेमस थे, जोसर की कौन सी बुक उस टाइम सबसे फेमस हुई थी, या सीधा 15 नंबर में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, तो आपको ये सारी चीज़ें फिर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट। सो थैंक यू so much for watching this video. Keep learning, keep growing and keep loving literature.